हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा और यह टॉपिक 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इस टॉपिक में आपको ये समझना होगा कि जो सेंटेंस होता है, हमारा वाक्य होता है, उस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। जिस प्रकार से इंजन के पार्ट्स होते हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं या जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं। और जो सेंटेंस हमारा होता है, किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं इसको आज आपको समझना है। तो प्रत्येक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को आपको देखना है। एक होता है सब्जेक्ट पार्ट, ये सब्जेक्ट पार्ट है, इसको उद्देश्य कहते हैं हिंदी में है। और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट, इसको विधेय कहते हैं। तो अब इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस में कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट पार्ट होता है और कहाँ से कहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो प्रत्येक सेंटेंस में आपको मालूम है, आप जानते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब होती है और जो वर्ब्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो। तो जो वर्ब होती है, वर्ब के पहले का जो पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये लिखा हुआ है सेंटेंस, एन ओल्ड मैन केम टू मी एस्टरडे। तो इसमें देखिए जो वर्ब है वो आपकी केम है और ये केम यहाँ पर मेन वर्ब है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई है, इसमें मेन वर्ब के रूप में केम का यूज हुआ है। तो ये जो मेन वर्ब केम है, इसके पहले का जितना पार्ट ये है एन ओल्ड मैन, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट कहा जाएगा। और इस वर्ब सहित ये जो बाद का पार्ट होगा केम टू मी एस्टरडे, ये प्रेडिकेट पार्ट कहा जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस में आपको ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट पार्ट है और कहाँ से कहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट है। तो उसकी लिमिट को, उसकी सीमा को निर्धारित करने का कार्य ये वर्ब करती है। वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट पार्ट और वर्ब सहित जो बाद का पार्ट होता है सेंटेंस का उसको प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया। एक दूसरा और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज डांसिंग इन द फंक्शन। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें देखिए ये वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और डांसिंग मेन वर्ब के रूप में है। तो इसके पहले का जो पार्ट है अ ब्यूटीफुल गर्ल, इतना ये पार्ट ये वर्ब से पहले का है, इसको सब्जेक्ट पार्ट कहा जाएगा। और ये वर्ब सहित ये जो बाद का पार्ट है इतना, वाज डांसिंग इन द फंक्शन, इसको प्रेडिकेट पार्ट कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है कि सेंटेंस में कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट पार्ट होगा और कहाँ से कहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट होगा। अब इसके बाद आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्रेडिकेट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके लिए आपको देखना है, सब्जेक्ट पार्ट में निम्नलिखित चीज़ें क्रमानुसार आती हैं। ये दिया हुआ है आपका, पहला है डिटरमिनर्स। सब्जेक्ट पार्ट में यदि कोई चीज़ सबसे पहले नंबर पर लिखी जाती है तो वो होती है डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स में ये सभी वर्ड्स आते हैं, ए है, एन है, द है, दिस है, दैट है, और दीज है, दोज है, माई है, आल है, फ्यू है, सम है, मैनी, योर, देयर्स, हिज और हर। ये सभी वर्ड्स कहलाते हैं आपके डिटरमिनर्स। तो सब्जेक्ट पार्ट में सबसे पहले नंबर पर यदि किसी चीज़ को लिखना होता है तो वो क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है। तो आपको देखना है कि इनमें से कोई वर्ड यदि दिया हुआ है सब्जेक्ट पार्ट में फिल करने के लिए,
तो इस वर्ड को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थात सबसे पहले लिखना है। आफ्टर दैट क्या होता है? एडजेक्टिव आर क्वालिफायर। ये वो शब्द होता है जो किसी की विशेषता करता है, और विशेषता किसकी करता है? विशेषता करता है मेन वर्ड या हेड वर्ड या सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो क्वालिफायर या एडजेक्टिव है ये विशेषता करने वाला शब्द होता है, जैसे ब्रेव है, गुड है, टाल है, वाइज है, ओल्ड है। ये सभी वर्ड्स हैं आपके एडजेक्टिव्स आर क्वालिफायर्स। तो ये जिसकी विशेषता करते हैं उस वर्ड को मेन वर्ड या हेड वर्ड या सब्जेक्ट बोला जाता है। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके बाद में जो भी शब्द आते हैं उनको कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट में सबसे पहले नंबर पर डिटर्मिनर्स को लिखा जाएगा, आफ्टर दैट एडजेक्टिव आर क्वालिफायर को लिखा जाएगा, और इसके बाद में मेन वर्ड, हेड वर्ड आर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जिसकी विशेषता एडजेक्टिव करता है उसको लिखा जाएगा। और इसके बाद में जो वर्ड्स शेष रह जाते हैं उन वर्ड्स को एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, और ये सब्जेक्ट के विषय में ही बताता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ये तो आपको बता दिया गया कि एडजेक्टिवल फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज़ नो फाइनाइट वर्ब, जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, और ये सब्जेक्ट के विषय में बताता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को ही कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हैं, जैसे लिखा हुआ है वाज प्लेइंग, तो इसमें देखिए वाज भी है और प्लेइंग भी है। ये वाज यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग एज मेन वर्ब है। तो इन दोनों को मिला करके ये फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा, इसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और अगर ये वाज यहाँ पर ना हो, जैसे लिखा हो केवल ही कॉल्ड मी, तो यहाँ पर जो कॉल्ड है इसमें ये कॉल्ड ही यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है और इसको ही यहाँ पर फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होती हैं तो दोनों को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जो मेन वर्ब होती है उसी को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज में इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा ग्रुप जो होगा, शब्दों का जो समूह होगा और सब्जेक्ट के विषय में बताता होगा, उसको कहा जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज है इसको सब्जेक्ट पार्ट में चौथे नंबर पर लिखा जाता है। अब इस एग्जाम्पल से आपको देखना है, इसमें लिखा है इज़ माई सिस्टर और स्टार्टिंग में इसमें गैप है। स्टार्टिंग में जो गैप दिया है उसमें सब्जेक्ट पार्ट को फिल करना है, और ये सब्जेक्ट पार्ट को फिल करने के लिए इसमें वर्ड्स दिए हैं, टाल है, दैट है, गर्ल है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर है। ये इतने वर्ड्स इसमें दिए हैं। ये एक तो वर्ड्स का ग्रुप है, शब्दों का समूह है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये जो है आपका ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और अलग अलग जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें टाल है, दैट है और गर्ल है। तो ये क्लियर है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इसको आपको नंबर 4 चौथे नंबर पर इसको लिखना है। पहले आपको इन 3 वर्ड्स को सही क्रम में लिखना होगा। इसमें देखिए कोई डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर इसमें दैट है। अब दैट के बाद देखिए इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव इसमें टाल है, और टाल किसको कहा गया है, गर्ल को कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो बनेगा आपका, ये लिखा हुआ यहाँ पर है दैट, दैट को पहले लिखा गया क्योंकि ये डिटर्मिनर है। इसके बाद में टाल को लिखा गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसके बारे में, किसकी विशेषता करता है, ये गर्ल की विशेषता करता है, जो कि आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड या सब्जेक्ट है। इसको नंबर 3 पर लिखा गया। और इसके बाद जो इसमें शब्दों का समूह बचता है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है।
इसको लिखा गया है चौथे नंबर पर, ये आपका लिखा गया स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट पार्ट ये कंप्लीट हुआ। दैट टाल गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। यहाँ से लिखा हुआ था, देखिए वर्ब से लिखा था, इसका मतलब प्रेडिकेट पार्ट लिखा हुआ था और स्टार्टिंग में गैप था जिसमें आपको इन वर्ड्स को सही क्रम में लिख करके इस गैप को पूरा करना था, अर्थात सब्जेक्ट पार्ट को पूरा करना था, जिसको इस तरह से पूरा किया गया। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा है फ्ल्यू अवे। फ्ल्यू यहाँ पर मेन वर्ब फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, तो फ्ल्यू अवे ये प्रेडिकेट पार्ट लिखा हुआ है और इसमें भी सब्जेक्ट पार्ट को फिल करना है। सब्जेक्ट पार्ट को फिल करने के लिए इसमें जो वर्ड्स दिए हैं वो बर्ड है, सिटिंग इन द ट्री है, ये शब्दों का समूह है, ब्लैक है और आ है। अब इन वर्ड्स को सही क्रम में लिख करके आपको सब्जेक्ट पार्ट को कंप्लीट करना है। तो सब्जेक्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे क्या इसमें कोई डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के रूप में इसमें आ है, सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना पड़ेगा आ। आफ्टर दैट देखिए कोई एडजेक्टिव है इसमें, तो एडजेक्टिव इसमें है ब्लैक, ये ब्लैक लिख दिया गया। इसके बाद देखिए ये ब्लैक किसके लिए आया है, तो ये किसका एडजेक्टिव है, ये है बर्ड का। ये बर्ड आपका होगा मेन वर्ड या हेड वर्ड या सब्जेक्ट, तो ये हो गया अ ब्लैक बर्ड। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सिटिंग इन द ट्री, ये कहा जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज इसके बाद लिख देंगे सिटिंग इन द ट्री, ये हो जाएगा सिटिंग इन द ट्री। ये चौथे नंबर पर लिखा जाएगा सिटिंग इन द ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनर लिखना है जो है आ, आफ्टर दैट एडजेक्टिव है ब्लैक और जो मेन वर्ड और सब्जेक्ट है वह है बर्ड, तो सबसे पहले नंबर पर लिखा गया डिटर्मिनर, आफ्टर दैट लिखा गया एडजेक्टिव और क्वालिफायर, इसके बाद में लिखा गया मेन वर्ड और सब्जेक्ट और इसके बाद में जो बचता है शब्दों का समूह वह है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज सिटिंग इन द ट्री। इसको चौथे नंबर पर लिख करके सेंटेंस पूरा किया गया। तो इस तरह से बनेगा अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्ल्यू अवे। इस प्रकार से सब्जेक्ट पार्ट को इन प्रॉपर ऑर्डर आप लिखेंगे और इसके बाद आपको देखना है कि प्रेडिकेट पार्ट जो होता है सेंटेंस का दूसरा पार्ट, जिसको प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं, जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, उसको देखना है। ये प्रेडिकेट पार्ट आ गया आपका। प्रेडिकेट पार्ट में मेन 3 पॉइंट्स हैं, पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। तो हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेडिकेट पार्ट को फिल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखना होगा, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो लिखी जाएगी। इसके बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब लिखी जाएगी। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। इस तरह से प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस में दिए होते हैं तो इनको जो लिखने का क्रम होता है, तो लिखने का क्रम क्या होता है ये आपको नोट में बताया गया है। वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, अर्थात जो सजीव कर्म होता है सजीव कर्म को पहले और निर्जीव कर्म को उसके बाद में लिखना होता है अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए हैं सेंटेंस में तो। लेकिन अगर इनका क्रम चेंज किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो इनडायरेक्ट से पहले टू और फॉर का यूज किया जाता है, टू और फॉर का यूज करना होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर दिए हुए हैं, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, तो वैसे तो नियमानुसार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अर्थात सजीव कर्म को पहले और निर्जीव कर्म को बाद में लिखना चाहिए। लेकिन यदि
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव कर्म को पहले लिखा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव कर्म को बाद में लिखा जाता है, तो फिर बीच में हम टू और फार का यूज करते हैं। अब टू का यूज कब होता है और फार का यूज कब होता है इसको देखना है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर है, एग्जाम्पल दिया है माई यंगर ब्रदर। अब ये स्टार्टिंग का पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग का पोर्शन लिखा है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट पार्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट पार्ट के बाद का जो पार्ट है उसमें गैप है, ये गैप दिया हुआ है। इसमें आपको प्रेडिकेट पार्ट को फिल करना है, कंप्लीट करना है। प्रेडिकेट पार्ट को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो वर्ड्स हैं आ, लेटर है, मी है, रोट है और टू है। ये इतने वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें जो टू वर्ड दिया है, तो टू वर्ड पहले से इसमें दिया है, इट मीन्स अब इसमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट एक है या दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में क्या या किसको, क्या या किसको अर्थात वाट और हुम से ये क्वेश्चन करना होता है। मेन वर्ब से वाट या हुम से क्वेश्चन करना होता है, क्या या किसको से आपको प्रश्न करना होता है, तो उसके आंसर में आपको ऑब्जेक्ट पता चलता है। क्या के आंसर में जो ऑब्जेक्ट आता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या के आंसर में मिलता है। और हुम जो होता है अर्थात किसको के आंसर में हमेशा आपको जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब में क्या से क्वेश्चन करने से जो आंसर में प्राप्त होगा वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब में ही किसको से अर्थात हुम से क्वेश्चन करने से जो आंसर में प्राप्त होगा ऑब्जेक्ट वह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो उसका क्रम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव कर्म को पहले लिखा जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव कर्म होता है उसको बाद में लिखा जाए। लेकिन यदि उसमें हम चेंज करते हैं क्रम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमें टू और फार का यूज करना होता है, या तो टू का यूज करना होता है या फार का यूज करना होता है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि किस कंडीशन में टू का यूज किया जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखने पर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने पर बीच में टू का यूज किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में फार का यूज होगा। इस एग्जाम्पल से देखना है, जैसे लिखा हुआ है माई यंगर ब्रदर, इसके बाद में गैप है। गैप में ये वर्ड्स आपको सही क्रम में लिखना है। आ है, लेटर है, मी है, रोट है और टू है। तो देखो क्या के आंसर में मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए क्या लगाकर, तो क्या के उत्तर में प्राप्त होता है आ लेटर। क्या लिखा तो उत्तर में आएगा आ लेटर, एक पत्र लिखा। ये पत्र आपका जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव कर्म है। और किसको से क्वेश्चन करिए, किसको लिखा तो आंसर में क्या आएगा, मुझको लिखा, ये मी आएगा आंसर में। तो मुझको लिखा, जिसको पत्र लिखा गया है वो कैसा है, वह है आपका सजीव। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें टू वर्ड दिया हुआ है, इट मीन्स इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव कर्म पहले लिखना होगा और सजीव कर्म जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में लिखना होगा। तो ये है माई यंगर ब्रदर। अब इसमें मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब है रोट, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो मेन वर्ब रोट को लिखा गया। इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए, आ लेटर हो गया। इसके बाद में टू लगा करके मी लिखा गया। तो यहाँ पर मुझको जो सजीव कर्म होता है, अगर उसके अंत में को शब्द जुड़ता है
तो टू का प्रयोग होता है। अगर के लिए शब्द जुड़ता है तो फार का यूज होता है। तो यहाँ पर मेरे छोटे भाई ने एक पत्र मुझको लिखा, तो जो सजीव कर्म है उसके अंत में क्या जुड़ता है? को जुड़ता है, मुझको, मेरे लिए नहीं बल्कि मुझको लिखा। तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? टू का यूज किया जाएगा। और अगर यहाँ पर के लिए अर्थ निकलता, सजीव कर्म के अंत में के लिए जुड़ता, तो यहाँ पर फार का यूज करते। जैसे अगला देखें एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है हिज फादर और फिर है आ बाट वॉच ब्यूटीफुल हिम फॉर एस्टरडे। अब देखिए एक बाट मीन्स खरीदा, वॉच मीन्स घड़ी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, हिम मीन्स उसके, फॉर मीन्स लिए, एस्टरडे मीन्स कल। तो अब खरीदा तो क्या खरीदा, इससे मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए क्या खरीदा। तो क्या के उत्तर में क्या प्राप्त होगा? वॉच। और वॉच कैसी है? ब्यूटीफुल है। और है कितनी घड़ियां? एक है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे? अ ब्यूटीफुल वॉच। क्या लिखेंगे? अ ब्यूटीफुल वॉच। तो ये जो क्या के आंसर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात निर्जीव कर्म है। और निर्जीव कर्म है क्या? अ ब्यूटीफुल वॉच है, एक सुंदर घड़ी। अब यहाँ पर आया कि घड़ी खरीदा, तो किसके लिए खरीदा है? जो घड़ी खरीदा वो किसके लिए खरीदा? तो उसके लिए खरीदा। तो ये फार हिम होगा। हिम से पहले क्या आ जाएगा? फार। और फिर अदर वर्ड्स में क्या बचेगा? एस्टरडे, ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो इसको जब सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज फादर, यहाँ पर लिखेंगे बाट, बाट हो गया। अब चूंकि फार इसमें दिया है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल वॉच। अब लिखा जाएगा फॉर हिम, फॉर हिम, और ये एस्टरडे शब्द इसके आगे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हिज फादर, फिर होगा बाट, फिर अ ब्यूटीफुल वॉच, अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर हिम एस्टरडे। इस प्रकार से ये आपका प्रेडिकेट पार्ट, इस एग्जाम्पल में प्रेडिकेट पार्ट जो है इस तरह से सही क्रम में लिखा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट पार्ट लिखा हुआ था हिज फादर। इस बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अगर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दिए होने पर अगर टू या फार उसमें दिया है, फिल करने वाले वर्ड्स में टू और फार दिया हुआ है, तो आपको निर्जीव कर्म को पहले लिखना है और सजीव कर्म को बाद में, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना है। दोनों के बीच में टू और फार का यूज करना है। अगर सजीव जो कर्म है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंत में को शब्द जुड़ता है तो टू का प्रयोग करना पड़ता है। अगर उसके अंत में के लिए शब्द जुड़ता है तो फार का यूज करना पड़ता है। जैसे मेरे छोटे भाई ने मुझको एक पत्र लिखा, तो मुझको लिखा तो जो सजीव कर्म है, मैं सजीव कर्म है, उसमें मुझको अंत में को आया हुआ है, इसलिए टू का प्रयोग होगा। और मेरे पिताजी ने एक सुंदर घड़ी मेरे लिए खरीदी, तो वहाँ पर मेरे लिए आया है, इसलिए फार का यूज होगा। इस तरह से ये आपको एक सेंटेंस के पार्ट्स बताए गए हैं कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स को सही क्रम में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया। दोनों पार्ट्स को सही क्रम में लिखने के लिए किस तरीके से कौन कौन से वर्ड्स को पहले, फिर उसके बाद किस वर्ड को लिखना होता है, फिर उसके बाद किस वर्ड को लिखना होता है, इसके बारे में सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स के बारे में बताया गया है। और अगर किसी सेंटेंस में दोनों पार्ट्स सही क्रम में नहीं लिखे होते हैं तो पूरे सेंटेंस को सही क्रम में लिखना होता है। एक प्रॉपर ऑर्डर में पूरे सेंटेंस को लिखना होता है। यही क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में भी,
हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और 9th के स्टूडेंट्स जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है, जिसमें पूरा सेंटेंस इन डिसऑर्डर वे में लिखा होता है और उसको इन प्रॉपर ऑर्डर लिखना होता है, जिसमें सब्जेक्ट पार्ट को भी सही क्रम में लिखना होता है और प्रेडिकेट पार्ट को भी सही क्रम में लिखना होता है। इस तरह से इस टॉपिक को आपको ठीक से समझना है, इसके नोट्स तैयार करने हैं और जो सेंटेंसेस आपकी ग्रामर बुक में दिए होंगे उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। थैंक्स।